तो जापान आजकल मतलब एक दोहरी सी मुश्किल झेल रहा है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं, हाँ इसने पोल्ट्री सेक्टर में काफी उथल पुथल मचा दी। सही बात है। और दूसरी तरफ है सीजनल फ्लू, इंसानों वाला। वो भी इस बार सुना है टाइम से काफी पहले आ गया। हाँ, ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं। आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, जो भी जानकारी है उसके हिसाब से। बिल्कुल। कहाँ से शुरू करें, बर्ड फ्लू से? हाँ, एवियन फ्लू से ही करते हैं। देखिए, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 का जो टाइम था ना, हाँ। वो काफी मुश्किल रहा। H5N1 और H5 सब टाइप के मतलब करीब 51 आउटब्रेक्स हुए। 51 और कितने इलाकों में? 14 अलग अलग प्रीफेक्चर्स में। और ये H5N1 वही वाला स्ट्रेन है जो पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, हाई पैथोजेनिसिटी वाला। अच्छा, 51 आउटब्रेक्स का मतलब तो है कि असर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ होगा फिर। हाँ, बहुत ज्यादा। अंदाजा लगाइए 90 लाख से भी ज्यादा पक्षियों को मारना पड़ा। 90 लाख? हाँ, इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए। और इसमें भी अकेले जनवरी 2025 में ही मतलब एक महीने में 50 लाख से ज्यादा पक्षी थे। बाप रे, इसका तो फिर सीधा असर सप्लाई चेन पर, खाने पीने की चीजों पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। अंडों की कीमतें ही देख लीजिए, जो नॉर्मल रेट होता है उससे करीब 16% तक ऊपर चली गई। उफ, ये तो जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा पोल्ट्री फार्म वालों का। हाँ, नुकसान तो बहुत हुआ। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, मतलब क्या कदम उठाए गए? देखिए, इसके लिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है, स्टैंपिंग आउट पॉलिसी। स्टैंपिंग आउट मतलब जिस फार्म में इन्फेक्शन मिला वहाँ के सभी पक्षियों को खत्म करना पड़ता है ताकि वायरस आगे ना फैले। ओह, काफी सख्त कदम है ये तो। हाँ, जरूरी भी था। इसके साथ ही पक्षियों और उनके प्रोडक्ट्स जैसे अंडे वगैरह, उनकी मूवमेंट और शिपमेंट पर भी काफी पाबंदियां लगाई गई। और फार्म्स के लेवल पर? फार्म्स पर बायोसिक्योरिटी मतलब जैविक सुरक्षा के नियम बहुत सख्त कर दिए गए, जैसे बाहर से कोई अंदर ना आए, साफ सफाई का ध्यान रखना वगैरह। अच्छा, तो इन सब कदमों का कुछ फायदा हुआ? क्या स्थिति कंट्रोल में आई? हाँ, अच्छी खबर यही है कि ये जो सख्त कदम उठाए गए और लगातार जो निगरानी रखी गई, हाँ, उसके चलते जापान ने 28 मार्च 2025 को खुद को इस HPI मतलब हाई पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा से फ्री डिक्लेयर कर दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी राहत की बात है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। और इसकी जानकारी उन्होंने WOAH यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को भी ऑफिशियली दे दी है। चलिए, एक मोर्चे पर तो कुछ शांति हुई, लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, इंसानों वाला फ्लू। हाँ, वो भी तो चिंता बढ़ा रहा है, खासकर ये सुनकर कि वो मौसम से पहले आ गया। हाँ, ये दूसरी बड़ी चिंता है इस वक्त। इस साल फ्लू का जो सीजन है वो करीब 5 हफ्ते पहले शुरू हो गया। 5 हफ्ते? काफी जल्दी। आप सोचिए, 4000 से ज्यादा लोग फ्लू की वजह से अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। 4000? इससे तो हेल्थ सिस्टम पे काफी दबाव पड़ा होगा। जाहिर है, दबाव तो बड़ा ही, साथ भी 135 स्कूल और जो चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं उन्हें बंद करना पड़ा। बच्चों पर भी असर पड़ा मतलब? हाँ बिल्कुल। ये इतना पहले क्यों आ गया इस बार? क्या एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इन्फ्लुएंजा वायरस खुद तेजी से बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है। अच्छा। और इसमें एक फैक्टर शायद ग्लोबल ट्रैवल भी है। कोविड के बाद लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो वायरस भी तेजी से फैल सकता है। ये बात तो है। और खतरा सबसे ज्यादा किसको है इससे? खतरा तो हमेशा की तरह जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन्हीं को ज्यादा है, मतलब बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कमजोर है। लेकिन जापान में तो मैंने सुना है फ्लू वैक्सीनेशन काफी कॉमन है, खासकर बुजुर्गों में तो कवरेज अच्छा रहता है। हाँ, रहता है। तो फिर भी इतने लोग अस्पताल क्यों पहुंच रहे हैं? कुछ पेंच है क्या? बिल्कुल। और यहीं पर एक थोड़ी चिंताजनक बात सामने आती है। हाल ही में एक बड़ी स्टडी हुई है, मतलब कई स्टडीज का विश्लेषण किया गया जिसे सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस कहते हैं। हाँ। उसमें ये पता चला कि बुजुर्गों में फ्लू वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है, मतलब VE वैक्सीन इफेक्टिवनेस, हाँ, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम सोचते हैं या जितनी होनी चाहिए। ओवरऑल VE जो निकली वो करीब 19% ही थी। सिर्फ 19%? ये तो बहुत ही कम लग रहा है। हाँ, कम है। और अगर इसे उम्र के हिसाब से तोड़कर देखें तो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ये असर सिर्फ 13% के आसपास था। 13%? और 65 से कम वालों में? उनमें बेहतर था, करीब 40%। तो ये एक बड़ा गैप है। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिन्हें सबसे ज्यादा बचाना चाह रहे हैं यानी बुजुर्ग, उन पर वैक्सीन उतना काम ही नहीं कर रही है। हाँ, मतलब यही निकलता है कि ज्यादा वैक्सीनेशन कवरेज होने के बावजूद जो सबसे हाई रिस्क ग्रुप है
उसे शायद पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है। तभी शायद 60 साल से ऊपर वाले ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। ये तो वाकई चौंकाने वाली जानकारी है। 13% VE। तो फिर सरकार क्या कर रही है इस स्थिति में? मतलब इंसानों वाले फ्लू के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार ने लोगों से अपील तो की है, खासकर जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, कि वो जल्दी से जल्दी फ्लू का टीका लगवा लें। और साथ में वही सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है। मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, वेंटिलेशन का ध्यान रखना, ये सब हमें कोविड के टाइम से याद ही है। हाँ, ये तो अब आदत में आ गया है। और जापान ने 2009 में जो AH1N1 पैंडेमिक हुआ था, उससे भी सबक लिए हैं। अच्छा, उस टाइम क्या किया था? उस टाइम भी पब्लिक तक सही जानकारी पहुंचाना, बीमारी पर नजर रखना यानी सर्विलेंस, बॉर्डर्स पर कंट्रोल, ये सब उपाय काफी काम आए थे। तो इस बार भी सर्विलेंस पर जोर है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। और बायोसिक्योरिटी जैसा एवियन फ्लू में था। हाँ, पोल्ट्री फार्म्स के लिए तो बायोसिक्योरिटी नियम बहुत सख्त हैं ही, जैसे फार्म एरिया को बिल्कुल अलग रखना, फालतू किसी को आने जाने ना देना, डिसइंफेक्शन करना, जंगली जानवरों या पक्षियों से बचाव के लिए नेट वगैरह लगाना, इन सब का पालन करना जरूरी है। तो मतलब चाहे वो जानवरों वाला फ्लू हो या इंसानों वाला, तैयारी और अलर्ट रहना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। वैक्सीन जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन शायद बुजुर्गों के लिए हमें और बेहतर वैक्सीन या कोई और स्ट्रैटेजी सोचने की जरूरत पड़ेगी, है ना? अगर VE सिर्फ 13% है तो। हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे काम करने की जरूरत होगी। शायद ज्यादा प्रभावी वैक्सीन या फिर कोई और तरीका। जब ये वायरस, चाहे वो जानवरों के हो या इंसानों के, इतनी तेजी से बदल रहे हैं, अपना रूप बदल रहे हैं, तो क्या हमारी तैयारी, हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो भी उतना ही तेज होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर हाँ, तो वो कैसे हो पाएगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक चुनौती है। खैर, इस तरह के और भी जरूरी विषयों पर अगर आप गहराई से जानकारी और विश्लेषण चाहते हैं तो ज्ञानी फूल को सब्सक्राइब करना न भूलें।